गुड इवनिंग। 19 तारीख है मार्च का महीना 2023, जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि हर बार मैं एक इंग्लिश वीडियो डालता हूँ, हिंदी के रिक्वेस्ट आते हैं, हिंदी डालता हूँ तो इंग्लिश के रिक्वेस्ट आते हैं। किसी ने बोला कि भारत देश है, हिंदी में करेंगे, ज़्यादा लोग सुनेंगे। ज़रूर ऐसा हो सकता है, बट अलग अलग जगहों पे भाषा भी अलग है। जैसे साउथ में अगर आप हिंदी का वीडियो भेजेंगे तो उनको शायद मुश्किलें भी आए। तो हर प्रदेश का अपना अलग कारण है, हिंदी में सुनना है, अंग्रेजी में सुनना है, दोनों के लिए करना शायद एक साथ नहीं, तो कभी ये कभी वो, ऐसा ही चलता रहेगा। तो बात करते बाजारों की, बहुत कुछ ऐसा हुआ मेरे लास्ट पॉडकास्ट के बाद भी, और उसमें कई रेफरेंसेस थे जो पिछले महीने चीज़ें हुई हैं। फेडरल रिजर्व ने सबसे पहले पॉलिसी मीट रखी, उसके बाद उन्होंने टेस्टिमनी दी। ये टेस्टिमनी में हमेशा तो सुनता नहीं हूँ, बट इस बार काफ़ी क्लोजली सुना मैंने कि वो कहना क्या चाह रहे थे, और उसका जो एंड रिजल्ट है वो जानना थोड़ा ज़रूरी था कि एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। ऑल्दो उन्होंने बोला एंड रिजल्ट इज़ 2% इन्फ्लेशन, बट आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि उन्होंने बोला ये डिसइन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उनका, डिफ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप डिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, उसका ये मतलब होता है कि प्राइसेस जो हैं वो घटेंगे, एक्चुअली नीचे आएंगी। बट डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपका 8% से आपको 2% लाना है, उसका ये मतलब है कि भाव को एक ही जगह रखो, एक साल बाद Y-on-Y जो कैलकुलेशन है, ईयर ओवर ईयर परसेंटेज ज़ीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इन्फ्लेशन को, रेट को कम कर सकते हो। इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आपको भाव नीचे लेके आने हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, शेयर बाज़ार पे जो होता है वो भी अलग होता है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल प्राइसेस को नीचे ले आते हो तो बाज़ार में गिरावट भी ज़्यादा आ जाती है। और अगर आप प्राइस लेवल सेम रखोगे तो जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, जो कि प्रोडक्शन और भाव को मल्टीप्लाई करके आपको जो एक नंबर मिलता है, वो थोड़ा और स्टेबल हो जाता है। तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, सोच विचार है कि इस तरह हो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, बट डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड जारी करने के लिए, ये नहीं कि डिफ्लेशन आ जाए। तो ये आई थिंक एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कई दूसरी बातें हैं जो मैंने पॉडकास्ट में बात करी, बट इस पर मैं फोकस रखूँगा, क्योंकि जो पिछले 2 हफ्ते में हुआ है, ये उस लाइट में भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बैंकिंग क्राइसिस हमारे सामने आया और उसको लेके नेगेटिविटी काफ़ी बाज़ार में फैल गई है। कई लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि एक बैंकिंग क्राइसिस, क्रेडिट क्राइसिस शुरू हो गया है। लेमैन मोमेंट, जो लेमैन कंपनी बंद हुई थी 2008 में, उससे कंपैरिजन शुरू हो गए हैं। सोचना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ये कंपैरिजन्स जो हैं लेजिटिमेट हैं कि नहीं है। लेजिटिमेट मतलब क्या ये कंपैरिजन सच में किए जा सकते हैं या करने भी चाहिए, या इस बार बात कुछ अलग है। तो ज़रूर कई चीज़ें अलग हैं, कई चीज़ें सिमिलर हमें दिखेंगी, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पहले कभी हुई नहीं। क्योंकि पहले के जो साइकिल्स थे 2008 के पहले, उसमें सबसे बड़ी बात तो क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो एक ही पॉलिसी थी सेंट्रल बैंक्स के पास, वो था कि इंटरेस्ट रेट का दर जो है बढ़ाया जाए या घटाया जाए, और उस दर को लेके ही पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट था वो किया जा रहा था। तो जब तक कर सकते थे किया, बट आखिरकार जब इंटरेस्ट रेट्स को ऑलमोस्ट 0% तक लाना पड़ा, और तब भी आपको ज़रूरत है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर को संभाल के रखें, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका सिंपल मतलब है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली जो अपने बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरीज हैं, और कई अलग तरह के बॉन्ड्स, क्योंकि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ कई रिस्क में आ गए थे 2008 के बाद हाउसिंग मार्केट के, उनको भी वो खरीदेगी, सबको खरीदेगी, और एक अमाउंट डिटरमाइन था कि हर महीने इतने खरीदेगी, इतने बिलियन डॉलर्स का मंथली परचेजेस करेगी, और वो करते गए। तो जब वो बॉन्ड परचेज करते हैं बाजार से, तो उतना पैसा बाजार में आ जाता है, या तो मोस्ट केसेस में इट गोज टू द बैंक्स, मतलब बैंक्स के पास वो पैसा आ जाता है। तो इन्फ्लेशन कई सालों तक हमारे सामने कभी आया नहीं। अब पैंडेमिक को लेके इन्फ्लेशन सामने आ गया है। अब
क्या यही कारण है इन्फ्लेशन सामने आए? क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तो पहले भी सेंट्रल बैंक्स ने क्रिएट किए थे क्वांटिटेटिव ईजिंग में, तब इन्फ्लेशन क्यों नहीं आया और अब क्यों आया? ये बहुत बड़ा संघर्ष, मतलब एक इन डेप्थ रिसर्च स्टडी की बात है। मैंने कई स्टोरीज पढ़े, कई लोगों ने रिसर्च किया भी है, बट किसी एक चीज़ पे नज़र जाके रुकती नहीं है, क्योंकि व्हाट इज़ द रियल कॉज? जैसे वेलोसिटी ऑफ मनी एक रीज़न था जो कई लोग बात करते थे, और वेलोसिटी मतलब पैसा जो आपने क्रिएट किया वो बैंक के पास तो जाके बैठ गया, बट बाजार में नहीं घूम रहा है, इसलिए शायद इन्फ्लेशन नहीं आया। तो एक और थियरी थी कि चलो फिर गवर्नमेंट्स अगर इंटरवीन करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे डायरेक्ट स्पेंडिंग से, तो शायद ये चीज़ हो सकती है कि बाजार मतलब पैसा एक्चुअली सर्कुलेट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तरह से देखने को मिलेगी, और फिर शायद कुछ इन्फ्लेशन दिखने लगे। क्योंकि ज़ीरो इन्फ्लेशन की वह ज़रूरत नहीं है, डिफ्लेशन भी किसी को नहीं चाहिए। एक टारगेट रखा है सेंट्रल बैंक, या बोलूँ यूएस फेडरल रिजर्व ने, हर सेंट्रल बैंक अपना अलग टारगेट रखता है। हमारा जैसे 4% है, उनका 2% है इन्फ्लेशन के लिए, तो वो भी नहीं अचीव हो रहा है। बट गवर्नमेंट्स ने पैंडेमिक के बाद जो इतने पैसे खर्च किए, उसके आते हुए ये 2% इन्फ्लेशन क्या बहुत ही ज़्यादा अचीव हो गया। बट पूरा इसका क्रेडिट सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई बॉटल नेक्स ऐसे बन गए कोविड के होते हुए, जिससे कि सप्लाई चेन्स जो बोलते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, वो जो पूरा प्रोसेस था जो एक ब्रेकडाउन हो गया था। तो देयर वाज अ शॉर्टेज क्योंकि गुड्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या कहीं पे प्रोडक्शन कट्स हैं, चिप्स नहीं मिल रहे हैं, कई अलग अलग कारण बन गए, और एक डिमांड सप्लाई मिसमैच आ गया। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण भी कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ने लगी। अब आप कोई भी कारण हाइंडसाइट में ढूंढ लो, परंतु अगर ये सब कारण हैं, ओके, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन पहले क्यों नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो भूल जाते हैं इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जब टेक्नोलॉजी अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तरीके से आ चुकी है, मोबाइल, टैबलेट्स, फ़ोन से लेके कंप्यूटर एज जो है, और एआई और रोबोटिक्स अभी भी आ रहा है, चैट जीपीटी की तो बात सभी कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज हैं, इनसे भी कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग हैज़ कम डाउन। हर चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, हर चीज़ जो हमें सस्ते में मिलती है। आप सोचिए, फ़ोन एक्सपेंसिव बनता तो है पहले साल, पर 4 साल बाद वही 60,000 वाला फ़ोन 20,000 में भी मिलता है, 15,000 में भी मिलता है। जब मोबाइल फ़ोन्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, बीपीएल ने इंडिया में 80-90,000 में भी बेचे हैं, और बाद में वही फ़ोन्स 2,000 में भी बिके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ग्रेटनेस है कि वो हर चीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाती है, कॉस्ट ऑफ इट कम्स डाउन, और ग्लोबलाइजेशन होते हुए जो शॉर्टेजेस हैं, कुछ कंट्रीज कुछ चीज़ बनाती हैं, दूसरी कंट्रीज दूसरी चीज़ बनाती है, दीज शॉर्टेजेस वर टेकन केयर ऑफ, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स वर एबल टू डिलीवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जो चीज़ इधर चाहिए वो वहाँ से आ जाती है, जो चीज़ उनको चाहिए वो कहीं और से आ जाती है। तो शॉर्टेजेस नहीं हैं, तो भाव बढ़ने का कारण ख़त्म हो गया। शॉर्टेजेस आप अगर क्रिएट कर दोगे अगर किसी कंट्री में, तो ज़रूर उनको प्रॉब्लम्स होगी, जो कि हमने वेनेजुएला और कई ऐसे कंट्रीज़ में देखा जहाँ पे जैसे शॉर्टेजेस बन गई, वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, करेंसी शॉर्ट हो गया, तो उनकी इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई। तो एज लॉन्ग एज ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनता है जहाँ पे प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो बंद किया जाए, तब तक इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इतने बड़ी तरीके से आता नहीं है। तो ये आया तो भी किसी रीजन से आया। सो दिस इज द थिंकिंग, बट आ गया, अब क्या करें? जब आ गया है तो इससे डील तो करना पड़ेगा, और इसमें बड़ा रिस्क ये रहता है कि चलो अगर ये सिर्फ सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, 1 साल में चला जाएगा, बट जब तक इन्फ्लेशन रहता है देन इट हैज़ अ रब ऑफ ऑन एक्सपेक्टेशंस। लोग सोचते हैं अरे यार भाव तो बढ़ गए, मैं भी बढ़ा देता हूँ, दूसरा वाला बोलता है हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ा देता हूँ, तो फिर सब लोग भाव बढ़ाने लगते हैं, एंड देन इन्फ्लेशन बिकम्स अ डिफरेंट एनिमल देन जस्ट सप्लाई चेन। एंड इसलिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ाया जाता है, और मोस्टली शायद मुझे लगता है दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि क्यों सेंट्रल बैंक्स ने इतना एग्रेसिव स्टांस लिया इंटरेस्ट रेट्स पे। कि ये नहीं कि चेन्स तो सब मेंड हो जाएंगी, इवेंचुअली सब खुल जाएगा, चाइना भी ओपन हो ही गया है, बट लोगों को एक्सपेक्टेशन ऐसे ना हो जाए कि हर साल भाव बढ़ाने और बढ़ते जाएं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना और एक लिमिट में लाना कि 2% के अंदर ही हो,
या +or-2, ऐसा नहीं कि 10%, बट 2-3 चलेगा, ऐसे एक रेट में लाने का एक ऑब्जेक्टिव रहा है और उस ऑब्जेक्टिव से इन्होंने ये काम किया। बट रिस्क थे बड़े रिस्क क्यों थे? देयर इज समथिंग नोन एज मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड मतलब हर एक साइकिल में ना आप कोई चीज़ को अगर माफ़ कर देते हो तो लोग सोचे चलो ये चीज़ तो माफ़ हो सकती है तो इसको खुलेआम करो। अब मैंने बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया, बट ये एक तरह का सच है। अगर आप 2008 में जाओगे जब QE शुरू हुआ था और उन्होंने सब बैंक्स के जो नुकसान वाले बॉन्ड्स थे उनको खरीदना शुरू किया और M2M अकाउंटिंग को एंड कर दिया कि भाई आपके पास अगर बॉन्ड्स है आपको मार्क टू मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना मार्क टू मार्केट करो, बाकी आप मेच्योरिटी तक होल्ड रखो और उसको एक अलग अकाउंट में रखो, तो आपको हर महीने उसके प्लस और माइनस होने के प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। बढ़िया बात है, तो बैंक्स को लॉसेस दिखाना नहीं पड़ेगा हर क्वार्टर में। और कई ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो मेच्योरिटी के बाद पूरे प्राइस पे आ ही जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स जो शॉर्ट टर्म में अप डाउन हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट किसी को पड़ता नहीं है, तो इस इम्पैक्ट को हटा दिया गया था। और जब इंटरेस्ट रेट 0 आ गए थे तो एक्चुअली देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। द प्रॉब्लम है कि अगर इंटरेस्ट रेट का दर आप बढ़ा देते हैं तो वही बॉन्ड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। बट दे आर होल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, वो दिखाना ना प्रॉफिट दिखाना था ना लॉस दिखाना है। इशू तब आता है अगर इन बॉन्ड्स को आपको बेचना पड़ा किसी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो इशू था ही नहीं एक्चुअली, बट इट्स कॉल्ड अ मॉरल हैजर्ड। अगर आप किसी चीज़ को बोल दोगे कि भाई ये चीज़ से आप प्रोटेक्टेड हो तो सब लोग करेंगे। सबने किया, सबने बॉन्ड्स रख दिए, सबने H2M में डाल दिया। और इंटरेस्ट रेट्स पिछले 2 साल में इन्फ्लेशन को लेके इतनी तेज़ी से बढ़ाए गए, और शायद इनको पता ही होगा कि हम लोग ऐसा अगर सोचेंगे कि सेंट्रल बैंक्स को पता नहीं है कि क्या होगा, उनको पता ही होगा कि भाई इतना बढ़ाएंगे तो ये नुकसान तो H2M पोर्टफोलियोज पे आएगा, बट ये पोर्टफोलियोज रिपोर्टेड नहीं है तो किसी के सामने दिखेगा नहीं कि किसी को नुकसान है। और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, हम रेट कम कर देंगे, बात खत्म हो गई। बट जब भी आप कोई ऐसा मेजर लेते हो, बहुत ही शार्प इंक्रीज इन रेट्स, बॉन्ड प्राइसेस गिर गए, कुछ ना कुछ तो टूटना था ही। और वो कुछ ना कुछ में सबसे पहले 6 महीने पहले जिनको याद है यूरोप में प्रॉब्लम आई इंश्योरेंस को, उनके बॉन्ड्स लॉसेस में आ गए थे, उनके जो हेज्ड पोजीशंस थे, और उनको फिर यूरोपियन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बेल आउट किया। एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेल आउट के बाद वहाँ का मार्केट काफ़ी सुधरा। सितंबर अक्टूबर के बाद आप अगर देखोगे तो यूरोपियन मार्केट्स एक तरफ ऊपर चलने लग गए थे, तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ बेल आउट। अब वो प्रॉब्लम यूएस में दिखी नहीं, जैन तक नहीं दिखी, लगा कि शायद कुछ है ही नहीं। जनवरी के बाद यूएस बाजार भी ऊपर आने लगा, बट उस तेज़ी से नहीं जो कि यूरोप में देखा गया है। और फिर वो आता गया और फिर ये बम फूटा कि भाई फाइनली कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है। और वो भी ऐसा बैंक जिसने, इट वॉज मोर ऑफ एन एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, मतलब उन्होंने अकाउंटिंग जिस तरह कर रहे थे और जिस तरह एसेट्स रख रहे थे, कोई भी बैंक यूजुअली करता नहीं है, क्योंकि फाइनेंस में हम लोग को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करना है आपको। तो ये चीज़ इतनी बड़ी बैंक अगर नहीं कर रही है तो इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। बट इस चीज़ को लेके उनको नुकसान दिखाना पड़ा। सडनली कैश रिक्वायरमेंट आया। अभी इसको देखते तो एक्चुअली इट स्मेल्स, क्योंकि स्मेल्स ऑफ क्या कि कुछ तो कॉन्स्पिरेसी था। ऐसा क्या सडनली आया कि कई बड़े बड़े डिपॉजिटर्स ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने साथ में बात करी होगी, भाई यार इधर कुछ रिस्क है, पैसा निकालते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप पैसा निकालोगे तो बैंक ऐसे ही बंद हो जाएगा। आप किसी भी बैंक से पूरे पैसे निकाल लो, वो बंद हो जाएगा। 90% ऑफ बैंक्स आर इंसॉल्वेंट इफ यू रिमूव ऑल द डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर तो वो लोन्स बना के बैंक लीवरेज रहता है। तो अगर आप डिपॉजिट ही हटा दोगे तो उसका कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो ऐसा हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब लोग एक साथ अपने डिपॉजिट्स हटा देंगे। बट ये पर्टिकुलर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, ऐसा था जिसमें कि रिटेल डिपॉजिट्स थे ही नहीं। इट वॉज 80% प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। तो छोटे लोग थे ही नहीं इसमें, बड़े लोग ही थे। और इसमें 4 लोग अगर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो सडनली कैपिटल वाइप आउट होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ, तो कैपिटल वाइप आउट होने की जगह उन्होंने, और कैपिटल वाइप आउट भी नहीं होता है इसमें, ये होता है कि पैसा देना है। पैसा कहाँ रखा है हमने? वो बॉन्ड्स में रखा है, H2M में। तो ये बॉन्ड्स हम लोग अगर बेचेंगे और उनको पैसा दे देंगे तो जो बॉन्ड का लॉस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ गया है, तो बॉन्ड का लॉस है वो बुक करना पड़ेगा, और वो लॉस कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ फंडा।
कई लोग अभी इस चीज़ को समझ भी चुके होंगे, बट जिनको नहीं समझ में आया तो मैंने सॉर्ट ऑफ समझाया है। तो एक्चुअली इट वाज नॉट एन इंसॉल्वेंसी क्राइसिस, इट वाज अ लिक्विडिटी क्राइसिस। तो ठीक है, सेंट्रल बैंक को तो पता ही था ये बॉन्ड्स को लेके H2M में इशू आ सकता है, अब आ गया, तो उन्होंने लिक्विडिटी पूरी प्रोवाइड कर दी। मतलब जितने इसके डिपॉजिटर्स हैं उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, उनको पैसा वापस दे दिया जाएगा। परंतु ये बैंक ज़रूर बंद हो गया है, तो ये बैंक नहीं रहेगा। इट इज़ गॉन फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइलिंग ओवर दिस वीकेंड। एंड इसके बाद लोगों के पैसे जो FDIC में तो इंश्योर्ड रहते हैं $250,000 तक, बाकी लोगों को पैसे वापस दे दिया जाएंगे। बट इसके बाद लोग एसेस करने लगे कि ऐसे और कोई केसेस हो सकते हैं क्या, ऐसे कितने बैंक हैं जिन्होंने कि पूरा कैश रखा नहीं अपने पास और बॉन्ड्स खरीद के बैठ गए, और वो बॉन्ड्स पे अगर नुकसान हो रहा है तो क्या होगा। तो लोग बैंक के शेयर बेचने लग गए, और बैंक कई अलग अलग छोटे छोटे बैंक्स में से पैसे निकालने लगे, क्योंकि बड़े बैंक्स जो हैं उनमें 80% या 50% जो भी है, बहुत सारे डिपॉजिट, हाँ 80% से भी ज़्यादा डिपॉजिटर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, लेस देन $250,000। तो बड़े डिपॉजिटर्स अगर 4 लोग पैसा निकाल भी लेंगे तो वो बंद नहीं होगा। छोटे बैंक्स जो हैं उसमें ये ज़्यादा रिस्क रहता है, तो इसलिए लोग डर गए और अपने पैसे जिनके पास ज़्यादा हैं वो निकाल के इधर उधर करने लगे। अब ये एक कारण है। तो सेंट्रल बैंक ने एक ओपन फैसिलिटी कर दी पिछले हफ्ते। ये ओपन फैसिलिटी में उन्होंने बोला कि जिसको भी पैसे चाहिए डिपॉजिट्स के लिए, कैश मतलब चाहिए पेमेंट्स के लिए, और आपके पास ट्रेजरीज पड़े हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग पूरे फेस वैल्यू का अमाउंट आपको दे देंगे, जितना भी आपको चाहिए। सही बात है, तो कोई बैंकिंग में फिर क्राइसिस ही नहीं है। तो हल्ला किस चीज़ का बन रहा है? फ्राइडे को US बाजार, और वो भी स्पेसिफिकली उसमें बैंकिंग के शेयर ज़्यादा क्यों गिरे? तो ऐसे अलग अलग स्क्वायर्स आने लगे। क्रेडिट स्विस का एक स्क्वायर आया जो कि सबसे बड़ा बकवास है दुनिया में, क्योंकि बैंक नहीं, ये न्यूज़ बकवास है। ये न्यूज़ इसलिए बकवास है क्योंकि क्रेडिट स्विस का शेयर या फिर डॉइश बैंक के शेयर जो हैं वो 15 साल से गिर ही रहे हैं। 2008 जब से शुरू हुआ है, 2008 का क्राइसिस, तब से इनके शेयर्स ऐसे 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 गिर ही रहे हैं। और जब भी गिरते न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आती है कि शायद ये बैंक्स बंद हो जाएंगे, दुनिया भर में क्राइसिस आएगा। तो आप गिरा दो और किसी भी दिन ये न्यूज़ पब्लिश कर दो। इसलिए मैंने बोला ये बकवास स्टोरी है। तो ये स्टोरी 5 साल पहले भी हो सकती थी, इसको आप बेल आउट कर सकते थे, आज भी आप बेल आउट कर सकते हैं, बट फाइनली इस न्यूज़ पे बेल आउट किया जा रहा है। एटलीस्ट ये वीकेंड न्यूज़ ऐसा है कि शायद UBS उसको खरीद लेगी। अब खरीदेगी या नहीं, या फिर उसके एसेट्स बेच दिए जाएंगे, वो अलग बात है। और नहीं भी होगा तो स्विस बैंक ने ऑलरेडी उनको गारंटीज दे दी हैं, तो ये बंद तो होने नहीं वाला है। कई दूसरे बैंक्स ने भी कैपिटल दे दिया है, सो वो इशू है ही नहीं। तो ये रोना धोना भी खत्म। तो रोना धोना क्या है? रोना धोना कुछ नहीं है। रोना धोना ये है कि हेज फंड्स ने करीब 250,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एटलीस्ट US का डेटा मैंने देखा है, यूरोप का पता नहीं मुझे, शॉर्ट है। आई थिंक सिंस सितंबर या लास्ट ईयर जून जुलाई से उनके पोजीशंस शॉर्ट है US मार्केट्स पे। बीच में थोड़े कटे थे, वापस शॉर्ट हो गए। तो जो लोग के शॉर्ट पोजीशंस है वो तो पॉजिटिव बोल नहीं सकते कि भाई ये सब चीज़ें संभल गई हैं, बाजार भी संभल जाएगा। बट फ्राइडे के मार्केट एक्शन में हमने देखा कि बैंक स्टॉक्स डाउन थे, बट नैस्डैक नहीं डाउन इतना था, ऑलमोस्ट 0.3% से ज़्यादा डाउन नहीं था। थर्सडे को इनफैक्ट पॉजिटिव भी था। तो कुछ सेक्टर्स में स्टेबिलिटी है, दूसरों में डर है। और ये डर इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस और फैलेगा, क्योंकि न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि फैलेगा फैलेगा फैलेगा, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन बैकस्टॉप्ड। सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी एक्शन ले लिए कि ये तो होने नहीं वाला है। दूसरी चीज़ जो हुई है वो है कि कई लोग रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब रिसेशन का क्या होगा, ये होगा कि नहीं, क्योंकि यील्ड कर्व जो बोलते हैं, इन्वर्जन, ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी वाला आइटम है। और उसको आइटम ही बोलना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का अगर हम लोग बोलते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, तो एक ना एक बार तो वो ज़रूर फेल होता है। तो क्या इस बार फेल होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और हम लोग ऑफकोर्स रियल टाइम में जानेंगे। पर जब भी इन्वर्ट होता है तो रिसेशन आता ही है, कभी 6 महीने में, कभी 12 महीने में, कभी 18 महीने में। तो उसका सब लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई रिसेशन तो आने ही वाला है। पर ये जो सेंट्रल बैंक्स ने एक्शन लिए और इसका जो इम्पैक्ट है, और किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट आया है, अभी इसको समझें। सी जो सब लोग कंपैरिजन करते हैं ना रिसेशन का, पिविट का, पिविट मतलब सेंट्रल बैंक कब रेट बढ़ाते बढ़ाते कब काटने लगेगी, और
ये सब जो स्टोरी है इट इज कंपैरिजन विद प्रीवियस बेयर मार्केट्स या फिर प्रीवियस रिसेशंस, जो सब ऐसे समय में थे जब क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्यूई, जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स डायरेक्टली खरीद रहा था, ये सब करने के पहले था। मतलब क्यूई आया ही नहीं था बाजार में, था ही नहीं 2009 के पहले। तो आप कंपेयर ऐसा पीरियड कर रहे हो जब क्यूई डिड नॉट एग्जिस्ट, और वो कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं। अब अगर मेरा 4 महीने पहले वीडियो देखे मैं भी वही कंपेयर कर रहा था, तो ये कमेंट्स में मत डालना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बोलने का। हम लोग सब स्टडी कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं, हर सोच विचार कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज हाउ सून कैन यू थिंक एंड चेंज कंसिडरिंग बोथ पॉसिबिलिटीज। कि यस, प्रीवियस साइकिल में जब भी फेड रुकता है और फिर रेट काटने लगता है, वो इसलिए काटता है कि उसको लगता है रिसेशन है, और रिसेशन आते हुए अगर वो काटता है तो बाजार और क्यों गिरता है, क्योंकि रिसेशन है, अर्निंग्स विल फॉल। ओके, इस बार रिसेशन आया ही नहीं है, और उसने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया नहीं पिछले साइकिल की तरह, क्योंकि पिछले बार क्या करता था, बाजार जैसे बढ़ने लगता है रेट्स बढ़ाने लगो, नॉर्मलाइज करने लगो, बाजार और बढ़ता था, फिर रेट्स बढ़ाते थे जब तक कि रेट ऐसे पॉइंट पे नहीं आ जाए कि बाजार टूटने लगे। इस बार तो उसने रेट ही नहीं बढ़ाए। 2009 से लेके 2023 तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का काम किया ही नहीं गया। एक बार किया और उसमें भी 1 साल के अंदर दुम उठा के भाग गए। तो कोशिश जरूर की 2016 और 2018 के बीच में कि रेट्स को बढ़ाया जाए, क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म की जाए, बट वो हो नहीं पाए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है रहने दो, हम नहीं कर रहे। इस बार इन्फ्लेशन भी आया तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 2%, 3%, 5%, 6%, 8-9% जब निकल गया तब उनको लगा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट का भी काम उन्होंने लेट किया, यूजुअली बाजार के साथ साथ बढ़ते हुए जो करते हैं नहीं किया। और अब काटने का भी काम क्या समय से करेंगे कि ये भी लेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे कंपेयर करें। और पिछले साइकिल में क्यूई था नहीं, अब तो क्यूई आ गया है। मतलब जैसे बाजार में कुछ हलचल होती है वो बॉन्ड खरीदने लगता है और लिक्विडिटी डाल देता है बाजार में, तो बाजार फिर गिरना बंद कर देता है। क्या ऐसा इस बार होगा? तो इस पर भी डिबेट चल रहा है। अगर आप ट्विटर पे जाएगा लोग बोलेंगे भाई क्यूई है ही कहाँ भी, पर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो इन्होंने विंडो खोला कि बैंक्स को हम लोग मुफ्त में पैसे देंगे, पिछले 1 हफ्ते में $300 बिलियन के पैसे बैंक्स ने ले लिए। अगर आप ये सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट देखोगे जो घट रहा था 1 साल से कि क्यूटी कर रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, अपने बॉन्ड्स कम कर रहा है, आधा से ज्यादा वो अब रिकवर हो गया। हर महीने $90 बिलियन कम कर रहा था सितंबर से। वो भी उसने शुरू में उतने नहीं किए, बाद में जाके किए, सितंबर के महीने में कुछ नहीं किया। और उसमें भी लिक्विडिटी कई दूसरे सोर्सेज से आई, टीजी अकाउंट, ये सब कई लोगों ने बात की है। अक्टूबर नवंबर में अलग सोर्सेज से लिक्विडिटी आ गई, तो उतनी लिक्विडिटी कम भी नहीं हुई। और अभी 1 हफ्ते के अंदर $300 बिलियन दे दिए, तो बैलेंस शीट उसका सेंट्रल बैंक का फिर से बढ़ने लग गया तेजी से। तो इस क्यूई बैक, कोई लोग बोल रहे हैं हाँ ये क्यूई है, कोई बोलता है नहीं है, बट बैलेंस शीट तो बढ़ा है तो इसको क्यूई बोलना चाहिए, क्योंकि क्यूई से भी बैलेंस शीट बढ़ता था। तो ये है क्या सच में? ये एक डिबेट है, लोगों ने एक साइड ले लिया है। बट अगर हम लोग सिर्फ उसी से जाएं कि भाई सेंट्रल बैंक का रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बैंक्स को पैसा दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट दे वर डूइंग इन 2009, एक तरह से करो या दूसरी तरह से करो, बात एक ही है कि आप पैसे बैंक्स को दे रहे हो और सिस्टम को टूटने से रोक रहे हो, तो फिर ये बाजार के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो रिसेशन वाले बोलते नहीं रिसेशन तो आएगा ही, ये अच्छा नहीं है। और जो लोग शॉर्ट हैं वो भी यही बोलेंगे, क्यों बोलेंगे कि अच्छा है, उनको तो शॉर्ट काटना है। तो इसमें एक और फिर लेयर आप डाल दो। ये लेयर है कि जब 2008 में एक क्राइसिस आया लेमन ब्रदर्स का और उनको बेल आउट दिया गया, तो क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि इमीडिएटली डॉलर का रेट बढ़ा, और जब डॉलर का रेट बढ़ा तो सब बाजार नीचे आए, कमोडिटी प्राइसेस भी गिरी, गोल्ड का प्राइस भी घटा और इक्विटीज भी घटी। ओके, तो सिर्फ बेल आउट दिया था, क्यूई नहीं अनाउंस किया था उन्होंने। $750 बिलियन बेल आउट दिया बैंक्स को, फिर और बैंक्स फेल हुए, फिर और दिए, फिर क्यूई शुरू करा। क्यू शुरू करने के बाद बाजार संभल गया। अब इस बार इन्होंने ये चीज इमीडिएटली कर दी है। ओके, पिछले 2 दिन में डॉलर बढ़ा है कि घटा है, बस ये बेसिक चीज देखनी है। अगर मंडे को चेंज हो जाता है तो आप अकॉर्डिंगली उसको समझ लीजिए। बट 2 दिन से क्या हुआ कि डॉलर का भाव एक्चुअली घटा, क्योंकि ये इतना लिक्विडिटी पैसे जो हैं बाजार में दिए गए बैंक्स को, तो उसको ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है कि भाई शायद क्यूई वापस शुरू हो गया है, लिक्विडिटी वापस बढ़ने लगी है, तो ये इन्फ्लेशनरी है, डॉलर का भाव घटने लगा, गोल्ड ऊपर, बिटकॉइन ऊपर। ये ऐसा नहीं हुआ कि सब गिर रहे हैं,
सो दिस इज नॉट डिफ्लेशन एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट. अगर अगले हफ्ते चेंज हो जाता है तो अलग बात है. और ये बैंकिंग क्राइसिस को लेके एक और एक्सपेक्टेशन सेट हो गया कि शायद फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट्स उतना नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इतने बढ़ाने के बाद बैंक्स फेल हो रहे हैं, तो और बढ़ाने का क्या मतलब है. और अगर उसको अपना जो है खुद का दिल रखना है और लोगों को दिखाना कि नहीं हम लोग सही थे, तो पैसे तो दे दिए सबको, एक आखिरी बार 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा देता हूं, ताकि लोग ये ना बोलें कि हमने अपना काम नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अभी भी है ही 6% के आसपास. तो एक बार करके और फिर रुक जाते हैं. ज्यादातर यही एक्सपेक्टेशन है. जितने मैंने इंटरव्यू सुने हेज फंड्स के, मैनेजर्स के, सब यही कह रहे हैं. पहले 50 तक लोग सोच रहे थे शायद 50 बढ़ाएगा, अब कह रहे हैं कि इन्हें 25 बढ़ा के रुक जाएगा वो, क्योंकि अब क्राइसिस है, कुछ टाइम देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में. ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह बोलेगा. अब सच में ऐसा ही बोलेगा कि नहीं, वो डिटरमाइन करेगा कि बाजार किस तरह ज़्यादा है, क्योंकि उसने अगर एक्सपेक्टेशन से अलग किया कुछ कि नहीं हम तो बढ़ाएंगे क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए सबको, कोई फर्क नहीं, तो ज़रूर इट विल बी अ बिग रिस्क फैक्टर. और डॉलर जो हम लोग को अभी 2 दिन से घटता हुआ दिख रहा है, वो वापस बढ़ेगा एंड देयर विल बी अ रिस्क इन द मार्केट. बट राइट नाउ द स्केयर अराउंड बैंकिंग इज ओवरडन. सिर्फ बैंक्स को लेके अगर आप डर रहे हो तो ये चीज़ गलत है, जो कि फ्राइडे को देख के ऐसे ही लगा. ऐसा नहीं लगा कि पूरा मार्केट जा रहा है, बट थर्सडे फ्राइडे में बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा गिरे यूएस में, यूरोप में. दूसरे पार्ट्स ऑफ द मार्केट थोड़े संभले हुए थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी, जो कि पहले टेक्नोलॉजी में पूरी मंदी थी पिछले साल, तो वो संभल गया. तो ये आई थिंक ये हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है. अगले 5-6 दिनों में एज सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व पॉलिसी है वेडनेसडे नाइट यूएस में, वो भी सुनना ज़रूरी हो गया अब, वो क्या बोलेगा और उसका आउटकम क्या होगा. और उसने अगर एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ पॉज किया या सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा के बोला कि नहीं हमें अभी रुकने की ज़रूरत है, तो देन दिस ट्रेंड ऑफ फॉलिंग डॉलर एंड राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस विल कम बैक. और जब फॉलिंग डॉलर है तो इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो बेनिफिट. तो ये जो पूरा ट्रेड है मेरे हिसाब से वापस आने लगेगा. ऑफकोर्स एक्चुअल में देखते हैं, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपने एक विंडो खोल दिया है, तो देन व्हाट इज द रिस्क ऑफ रिसेशन, ये चीज़ का साफ साफ जवाब मिलना मुश्किल है. लोग सिर्फ इन्वर्टेड यील्ड कर्व को देख के बोल रहे कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होना पड़ेगा. ये तो जिद वाली बात हो गई, क्योंकि अभी तक हो नहीं रहा है. ओके और नहीं, वो जब भी रेट कट करेगा तो सब कुछ लुढ़कना ही है, जबकि ये पूरा साइकिल ही अलग है. उसने सबसे पहले तो रेट टाइम से बढ़ाई नहीं, अभी टाइम से घटाएगा कि नहीं, और अगर जल्दी घटा देगा तो. और अगर रिसेशन, पिछले हफ्ते 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आया था, बट उसको आपने रिकग्नाइज नहीं किया कि हाँ रिसेशन था. ओके तो किस चीज़ को आप रिकग्नाइज करोगे, नहीं करोगे. पता चला वो इवेंट आके भी चला गया और हम लोग अभी भी बैठे हुए सोच रहे रिसेशन आएगा. सो व्हाट इज द ट्रुथ, ये है कि इंटरेस्ट रेट, जो बॉन्ड मार्केट है उसने तो प्रिज्यूम कर लिया कि भाई रेट घटने वाला है इवेंचुअली. तो 2 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 30 ईयर सब बॉन्ड यील्ड्स घट गए पिछले हफ्ते में. मैंने इनफैक्ट नोट लिखा था इस घटने के पहले भी कि होगा, क्योंकि देवर इंडिकेशंस इन इंटरन मार्केट एनालिसिस. वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा समझना है, मैंने पोस्ट डाला हुआ है, इट्स अ फ्री रीड. कि दोनों में डाइवर्जेंस था 30 ईयर और 2 ईयर बॉन्ड्स में, और वो डाइवर्जेंस टिपिकली ट्रेंड रिवर्सल आता है. तो ये बैंकिंग क्राइसिस के 4 दिन पहले ही दिख रहा था, और जैसे वो हुआ तो बॉन्ड यील्ड स्टार्टेड टू फॉल. तो बॉन्ड यील्ड्स व्हेन दे फॉल, ओके, दे आर प्रिज्यूमिंग कि रेट कट होगा. एंड रेट कट पहले जब भी हुआ इट इज बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट यहाँ पे रिसेशन अभी तक है नहीं. तो व्हाट डज इट मीन, ओके, एंड सो दैट इज व्हाई यील्ड कर्व जो इन्वर्टेड था वो घूमने लगा है. इट स्टार्ट स्टीपनिंग, जैसे रेट्स घटेंगे वो और स्टीपन होएगा. बट विल दिस स्टीपनिंग बी बुलिश फॉर द मार्केट और बेरिश फॉर द मार्केट? अभी क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस था, इट हैज बीन टेकन एज बेरिश. ये पिछले हफ्ते हुआ है कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़े और इक्विटी के प्राइसेस घटे. वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि पिछला पूरा साल बॉन्ड एंड इक्विटीज दोनों साथ साथ गिर रहे थे. तो अगर दोनों साथ साथ गिर रहे थे और इक्विटी बॉन्ड्स के पीछे गिर रहा था कि भाई बॉन्ड ज्यादा गिर रहा है हम भी मर जाते हैं, तो अगर बॉन्ड बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? एंड दैट इज बिकॉज बैंकिंग का एक क्राइसिस फियर आ गया कि नहीं ये बैंकिंग से सब कुछ डूब जाएगा, ये बैंकिंग ही बंद हो जाएंगे, इसलिए बॉन्ड ऊपर और इक्विटी नीचे है. बट अगर उन्होंने बैंकिंग क्राइसिस को हटा दिया है, बैंकिंग क्राइसिस है ही नहीं, देन व्हाट? तो देन व्हाई बोथ आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस? अगर बॉन्ड्स भी ऊपर जा रहे हैं तो इक्विटी को भी संभालना जरूरी है. अनलेस देयर इज अ केस कि देयर इज अ बैंकिंग क्राइसिस और देयर इज अ केस कि रिसेशन कल सुबह आ रहा है, और ये दोनों मुझे दिख नहीं रहे. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई गोल्ड इज अप.
गोल्ड इस चीज़ को पहचान चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिटकॉइन इसको पहचान चुका है, बट बाजार ने नहीं पहचाना है अभी तक। तो ऑफ कोर्स द मार्केट इज ऑलवेज राइट। इफ द मार्केट डजंट टेल अस कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है, तो ज़रूर कुछ और सच होगा। बट एज ऑफ नाउ दिस इज हाउ आई सी इट। एंड लाइक आई सेड, 3 दिन और दे दो, अगर अभी भी कुछ डाउट है, 3 दिन में सेंट्रल बैंक खुद बोलेगा कि उसका क्या पॉलिसी स्टांस है। ये सब होने के बाद एक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तक दे हैव नॉट मेड एनी पब्लिक डिस्कशन अबाउट व्हाट दे हैव डन, द एक्शंस दैट दे हैव टेकन। वहाँ पे ही विल एड्रेस द न्यूज़ मीडिया। तो जब वो क्वेश्चंस लेगा लोगों से और जवाब देगा, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ से आगे कोर्स किस तरह जाने वाला है। और ये जो लिक्विडिटी बाजार में आ रही है, इज इट गोइंग टू बी परमानेंट और आर दे गोइंग टू कीप टाइटनिंग इट फ्रॉम बिहाइंड। ऐसे भी इन्फ्लेशन डेटा तो कम ही हो रहा है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि उनको कम नहीं, घटाना नहीं था रेट्स को, या रोकना नहीं था। इट वॉज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि कब करेंगे, कब रोकेंगे, अभी या 4 महीने बाद। सो 4 महीने बाद वाला केस बनता ही आ रहा था जबकि बैंकिंग क्राइसिस आ गई, और अब बाजार खुद ही कह रहा है कि नहीं भाई 4 महीने बाद नहीं, बस अभी मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ये एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया। ये एक्सपेक्टेशन अगर मीट होता है, देन आई थिंक इट विल लुक लाइक द वर्स्ट फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स इज ओवर, एटलीस्ट फॉर नाउ। बाद में कोई और क्राइसिस डेवलप होगा तो उससे हम लोग डील करेंगे, बट फॉर नाउ इट विल लुक लाइक दैट इज ओवर। एंड देन व्हाट इज द सिनेरियो? इफ यू आर गोइंग टू कीप प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, अगर आप पैसे बैंक्स लेते जाएंगे इधर से कंटिन्यूसली, 300 बिलियन तो अभी हुआ है, 10 दिन बाद क्या 1 ट्रिलियन हो जाएगा? और अगर इतने पैसे बाजार में वापस आ रहे हैं बैंक्स के पास, ये बैंक्स के इस पे बस बैठे रहेंगे ऐसे कि हाँ भाई पैसे हैं, पड़े रहने दो, या दे विल डिप्लॉय इट समवेयर। एंड इफ दे डिप्लॉय इट समवेयर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स, एंड विच मार्केट्स विल डू बेटर देन अदर्स? क्योंकि ये तो हम बोल सकते हैं कि यूएस का इकोनॉमी फिर भी बिगड़ा हुआ है, संभल जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा चलने नहीं वाला है, तो पैसा जाएगा किधर? और फिर सवाल आपके पास खुद ही आएगा कि इमर्जिंग मार्केट्स, नॉन डॉलर बेस्ड कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द यूएस इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज विल लाई। तो अगर स्टेबिलिटी आ जाती है यूएस के बाजार में, क्योंकि वही एक मेन रिस्क एरिया दिख रहा है, तो बाकी सब इम्प्रूव हो सकता है। चाइना खुद रीओपन करके वही काम कर रहा है जो हम लोग ने 2 साल पहले किया। जब हमारा रीओपनिंग हुआ और यूएस का रीओपनिंग हुआ, सबने क्या किया? स्टिम्युलेट द इकोनॉमी, कट इंटरेस्ट रेट्स, लेट इट ग्रो। चाइना अभी तक बंद पड़ा था, अभी वो खोल रहा है, तो उसको भी वही चीज़ करनी है, तो वो भी रेट कम कर रहा है, वो भी स्टिम्युलेट कर रहा है। दे आर स्पेंडिंग मोर मनी टू गेट द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, एंड दैट सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग द वर्ल्ड। सो एक तरफ जब यहाँ प्रेशर है, चाइना के रीओपनिंग सॉर्ट ऑफ बैलेंस कर रहा है, और अगर हमने ये लिक्विडिटी का सिचुएशन सॉल्व कर दिया बैंकिंग का, तो फिर वो एक और पॉजिटिव हो जाता है। तो यू नीड सम सीरियस नेगेटिव फ्रॉम हियर ऑन टू रियली ब्रेक थिंग्स, and unless that happens, I think watch out for the potential reversal on the return of QE. Who knows? Again, like I said, it's a debate. सब डिबेट कर रहे हैं कि ये QE है कि नहीं है, बट सेंट्रल बैंक का रिजर्व जो है ऑफिशियली रिपोर्टेड एज ऑफ येस्टरडे $300 बिलियन से बढ़ गया एक हफ्ते के अंदर, और अगले आते हुए हफ्तों में ये शायद इसी रेट पे काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर देन इवेंचुअली इट मे टेपर आउट, but it's possible that even $1 trillion gets infused into the economy again because of this liquidity window that the central bank has offered. So this is the main thing of the week to understand कि something has changed, and that change is visible clearly in the prices of gold and Bitcoin in commodities. Not yet visible in oil, not yet visible in base metals, but gold and Bitcoin are the first ones showing that something has changed. The bond market is showing something has changed क्योंकि bond yields गिरने लगे। तो ये 2 मार्केट में कुछ बदल गया है, ये दिख रहा है। दूसरे बाजार अभी भी संभल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदला है, और ये चीज़ शायद 1 आध हफ्ते में सबको और सफाई से नज़र आने लगेगी। थैंक यू।